हाँ जी, आज के करंट अफेयर्स 25 अगस्त 2020 के। सबसे पहला करंट अफेयर, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। तो बेसिकली इंडिया में बने हुए वेपन्स और ऐसे वेपन्स जो तुम्हारी प्राइवेट इंडस्ट्री बना रही है। इंडिया में ज्यादातर जो रिसर्च है वो डीआरडीओ कर रही है। कुछ टेक्नोलॉजी डीआरडीओ पिछले कुछ सालों से प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर रही है कि प्राइवेट सेक्टर बना सके। उनमें से एक टेक्नोलॉजी जो बनाई डीआरडीओ ने थी और आजकल उसे फुली यूज के लिए जो आर्मी की यूज के लिए डेवलप कर रहा है वो प्राइवेट सेक्टर है। उनमें से एक है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। तो अभी अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक चीज अनाउंस भी की थी कि सरकार आने वाले टाइम में प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करवाना चाहती है डिफेंस इंडस्ट्री में, ताकि जितनी भी चीजें हैं वो इंडिया में ही बनने लग जाएं और हमें फॉरेन डिपेंडेंस के ऊपर ना रहना पड़े। इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट सेक्टर क्या क्या बना रहा है इस टाइम पे। ठीक है, और तुम्हारी गवर्नमेंट की बॉडीज भी इंपॉर्टेंट है, एक एक करके दोनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स को। ये आपने वो देखे होंगे, एक ट्रक से हम परेड के ऊपर भी चलाते होते हैं, जिनके टॉप पे एक प्लेटफॉर्म लगा होता है जहां से ऐसे मल्टीपल रॉकेट्स की वो जगह बनी होती है। एक ही टाइम पे मल्टीपल रॉकेट्स फायर कर सकते होते हैं ये ट्रक। ठीक है, मेरी ड्राइंग को माइंड ना करो, ऐसा सही दिखता होता है। परेड पे दिखाते होते हैं वो पिनाका, उनमें से वन ऑफ द रॉकेट लॉन्चर जो प्लेटफॉर्म है वो पिनाका है। ठीक है, वो जो मिसाइल्स होती हैं वो जो पूरा लॉन्चर है वो पिनाका लॉन्चर है। ये इनका फायदा क्या होता है? बेसिकली बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में एक साथ बहुत सारे रॉकेट्स फायर कर सकते हैं। तो अगर तुमने अचानक एनिमी को स्ट्राइक करना है और उसे मौका नहीं देना संभलने का, ये बेस्ट रॉकेट्स होते हैं। और ये मल्टीपल स्ट्राइक प्रिसीजन के साथ करते हैं तो ऑब्वियसली डैमेज भी बहुत हाई करते हैं। जैसे कि पिनाका जो है एक टाइम पे हाईली एक्सप्लोसिव 12 रॉकेट्स 44 सेकंड के अंदर 12 रॉकेट्स छोड़ सकता है। ठीक है, जो काफी क्विक है। इससे भी तेज प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं, पर वन ऑफ द क्विकेस्ट इंडिया में फिलहाल यही है। इसकी मैक्सिमम रेंज 40 किलोमीटर है, जो इसका मार्क 1 जो पहले प्लेटफॉर्म बनाया गया था, और अब जब एडवांस स्टेज है जो मार्क 2 प्लेटफॉर्म भी बना लिया गया है, 75 किलोमीटर से। ठीक है, इसे ओरिजिनली डीआरडीओ ने बनाया था, फिलहाल प्राइवेट सेक्टर बना रहा है। इसे जिस ट्रक के ऊपर लगाया जाता है इस प्लेटफॉर्म को, उसे टाट्रा ट्रक कहते हैं। टाट्रा बेसिकली कंपनी है तुम्हारी चेकोस्लोवाकिया की। ठीक है, उनके द्वारा बनाया हुआ ट्रक है। तो ये चीज, इसके बाद अगली जो करंट अफेयर्स में चीज पढ़ने वाली है वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ। इंडिया में जो डिफेंस सेक्टर है, खासकर जो उसका इस टाइम पे रिसर्च का कंपोनेंट है, नई चीजें बनाने का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कंपोनेंट है, वो एक्चुअली ज्यादातर ना पब्लिक सेक्टर में ही है। क्योंकि ट्रेडिशनली, मतलब ये प्रॉब्लम आई कहाँ पे, ट्रेडिशनली हमने डिफेंस सेक्टर हमेशा सरकार के पास रखा, हमने प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व नहीं किया। मतलब अगर तुम अमेरिका को देखो, अमेरिका में कोई भी सरकारी कंपनी नहीं है जो डिफेंस का काम करती है। वहाँ पे लॉकहीड मार्टिन, ये जितनी भी हैं, बोइंग इंजन बनाती है तुम्हारे फाइटर जेट्स के, ये सारी प्राइवेट कंपनीज है। ठीक है, और ज़्यादातर वेस्टर्न वर्ल्ड में यही है कि प्राइवेट कंपनीज ही ये काम कर रही हैं। तो इंडिया को अब लॉन्ग टर्म में इसकी कमी का एहसास हो रहा है, बिकॉज पब्लिक सेक्टर उतना ही ग्रो कर सकता है, कोई भी चीज़ उतनी ही ग्रो कर सकती है जितना सरकार उसे बजट देगी। पब्लिक सेक्टर सारा इस पर डिपेंडेंट है, और सरकार के बजट की और भी प्रायोरिटीज है। जैसे इंडिया में 60% आबादी, हम ये कहते हैं कि गरीब है। इन 60 को खाना खिलाना ही सबसे पहले सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, इंडिया में ट्राइबल कम्युनिटीज के डेवलपमेंट पहुंचानी बहुत ज़रूरी है, पावर्टी को हैंडल करना ज़रूरी है। तो हमारे पैसे और भी बहुत जगह लग रहे हैं, तो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा नहीं लगा पा रहे।
इसीलिए हमारी जो डिफेंस की रिसर्च है ये बहुत साल पीछे चल रही है। मतलब जैसे हमारे तेजस एयरक्राफ्ट भी हैं, कुछ साल पहले हमने तेजस एयरक्राफ्ट अपने एयरफोर्स को दिए हैं। ये देख लो, ये 1980 से बन रहे हैं, अब जाके कहीं इन्हें एयरफोर्स को मिलने शुरू हुए हैं। तो इनमें टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं है, चाहे बहुत सी चीज़ें बदली गई ओवर द टाइम, पर टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं रही, बिकॉज जो प्लेटफॉर्म था वही पुराना हो गया। ठीक है, ये इनकी बहुत बड़ी कमी रही है। तो इन्हीं चीज़ों को फास्टन करने के लिए अब सरकार प्राइवेट सेक्टर को लाना चाहती है इसमें। प्राइवेट सेक्टर में एक तो एक दूसरे में कंपटीशन छिड़ा होगा, तो ऑब्वियसली बेटर से बेटर चीज़ बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, सरकार का पैसा इसमें खर्च नहीं हो रहा। सरकार को बस फाइनल स्टेज पे जाके किसी चीज़ को जब प्रिक्योर करना है, तब जाके सरकार को पैसा देना पड़ेगा। यहाँ कोई प्लेटफॉर्म फाइनल स्टेज पे डेवलपमेंट पे है, वहां जाके सरकार फंडिंग करेगी। तो प्राइवेट सेक्टर एक्चुअली इन्वेस्ट करेगा हमें 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट देने के लिए भी, जो इस टाइम अमेरिका या चाइना के पास है। हमारे टैंक्स भी, सब चीज़ें प्राइवेट सेक्टर धीरे धीरे बनाने लगेगा इंडिया में, तो एडवांसमेंट भी बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है प्राइवेट सेक्टर कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं है। जो आपके मिलिट्री ट्रक्स हैं वो टाटा द्वारा आते हैं, लेलैंड द्वारा आते हैं, पर बहुत ही लिमिटेड इन्वॉल्व है, और रिसर्च वाले फील्ड में नहीं है। नई चीज़ें नहीं बन रही हैं, जो डीआरडीओ ने ऑर्डर देता है वो वही चीज़ें बना रहे हैं। तो यहाँ पे कोशिश ये चल रही है कि उन्हें खुद इनकरेज किया जाए कि उन्हें बनाया जाए। देखो, अब दूसरा तुम्हें डीआरडीओ बारे क्वेश्चन आ सकता है। पहली चीज़ याद रखना, डीआरडीओ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है ये तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है, किस मिनिस्ट्री के अंडर डीआरडीओ। ये थोड़ा ऑब्वियस हो जाता है तो सही भी कर दोगे। 1958 में इसे बनाया गया था। ठीक है, कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशंस को जोड़ के बनाया गया था? टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट एंड इसे जोड़ के, और द डायरेक्टरेट एंड टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ द इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, ये, और डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन, इन्हें जोड़ के आपस में आपकी डीआरडीओ बनाई गई थी। ठीक है, तो तीन चीजें यहाँ पे जुड़ी थी, इन तीनों को याद रखना पड़ेगा। बाकी अगला पॉइंट में सिर्फ ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसकी टोटल लैब्स कितनी है, सिर्फ ये नंबर याद रखना है। डीआरडीओ की इंडिया में 52 लैब्स हैं, ये बस याद रखना है। ठीक है, इतने में ही डीआरडीओ के जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, जो स्टेटमेंट्स बनती हैं, वो सारी की सारी कवर हो जाएगी इतने में। ठीक है, क्लियर है? इतने में कोई डाउट? नहीं। अगली चीज है आपका डीएनए बिल। डीएनए बिल क्या होता है? बेसिकली डीएनए बिल है क्या? देखो, सरकार क्या करना चाहती है। सरकार बेसिकली जितने भी आपके क्रिमिनल्स हैं, जो सस्पेक्ट, मतलब ये क्यों कंट्रोवर्सी में है, इसे बनते हुए 15 साल हो गए हैं, ये ऐसी क्या चीज है कि अभी तक पास नहीं हो रहा। सरकार एक सस्पेक्ट से लेके एक कन्विक्ट तक, मतलब अगर कोई पर्सन सिर्फ किसी क्राइम के लिए सस्पेक्ट भी किया जाता है, उससे लेके कन्विक्ट तक, इवन जो आपका विक्टिम है जिसके ऊपर क्राइम हुआ है, इन सब का डीएनए अपने सिस्टम में स्टोर करके एक डीएनए बैंक बनाना चाहती है, जो नेशनल लेवल पे एक सारा कॉमन होगा और एक स्टेट वाइज होगा, जिसे हम रीजनल कहेंगे। सरकार इसके पीछे ये लॉजिक देती है कि हम, ताकि हर क्राइम को थोड़ा सा जल्दी सॉल्व कर पाए, तो डीएनए अगर हम सबका लेके रखेंगे तो ऑब्वियसली ट्रैक करना आसान हो जाएगा, बहुत जल्दी पुलिस केस सॉल्व कर लेगी। जिसके भी डीएनए स्पॉट पे मिलेंगे, एक बार उन सबके रिकॉर्ड कर लिए, लॉन्ग टर्म में कभी भी कोई वो क्रिमिनल अगर दोबारा क्राइम करता है, तो अपने आप
वो ट्रैक डाउन हो जाएगा कि ये वाला क्रिमिनल है, ठीक है, बिना ज़्यादा एफर्ट के। पर एक तो ये विक्टिम वाला क्लॉज के विक्टिम के डीएनए भी लिया जा रहा है और स्टोर करके रखा जा रहा है। दूसरा, जब तक कोई क्रिमिनल प्रूव नहीं होता उसका डेटा एज अ सस्पेक्ट क्यों रखा जाएगा? ये सिटीजन्स के राइट टू प्राइवेसी के ऊपर सवाल है। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी के ऊपर ये सवाल उठाता है कि प्राइवेसी रहेगी या नहीं रहेगी। उस चीज़ के ऊपर ये सवाल उठाता है कि सरकार थोड़ा सा अपनी पावर को मिसयूज करने की कोशिश कर रही है, यहाँ पे हद से आगे बढ़ के लोगों के पर्सनल डेटा में जाने की कोशिश कर रही है। दूसरा, लॉन्ग टर्म में इसका क्या नेगेटिव असर हो सकता है? लेट्स सपोज तुम सस्पेक्ट बना के तो किसी को भी डेटा रिकॉर्ड कर लोगे, और इससे माना जा रहा है ऐसा ना हो कि लॉन्ग टर्म में एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोगों को अरेस्ट कर करके एक तरह से तुम एक कम्युनल रिकॉर्ड बना लो। कोई भी कम्युनिटी हो सकती है, तो तुम एक कम्युनल रिकॉर्ड बना लो, ठीक है, अलग अलग रिलीजन में बांट दिए, अलग अलग रेसेस में बांट दिए, अलग अलग कास्ट में लोगों को बांट लिया। तो ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम है इसके अंदर। तुम रिलीजन के बेसिस पे बांट सकते हो, रेसेस के, कास्ट के, हमें क्या पता वो किस चीज़ के ऊपर अंदर कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, कोई चेक थोड़ी है, ठीक है, कि क्या कौन सी कैटेगरीज में वो अंदर अपने डेटा डिवाइड कर रहे हैं। ना ये डीएनए किसी को भी ऐसी कैटेगरी में बांटने को रोकता है, तो पॉसिबिलिटी है कि शायद बांटा भी जाए। तो इस कारण बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं। लोगों को उनकी पेडिग्री, क्या खाते हैं, स्किन कलर, बिहेवियर, इलनेस, हेल्थ स्टेटस लोगों का, और ससेप्टेबिलिटी टू डिजीजेस भी पता चल जाती है। अगर तुम किसी का डीएनए अच्छे से स्टडी कर जाओ, उसमें पहले से सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो सकती हैं। जैसे कि एक टेस्ट आता होता है बेसिकली, अगर तुम उसे, उसमें तुम्हारा सैंपल लेंगे तुम्हारे ब्लड का, उससे ये तक पता चल जाता है कि क्या तुम्हें लाइफ में कभी भी हार्ट अटैक का रिस्क है या नहीं। हार्ट अटैक भी ऐसी बीमारी नहीं है जो सबको होती है। हार्ट अटैक भी एक जेनेटिक के कारण होता है। अगर वो चीज़ें अंदर प्रेजेंट होंगी, हार्ट अटैक का भी पोटेंशियल तभी बनता है। अगर वो नहीं होगा तो हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें डीएनए के थ्रू सब पता लगाई जा सकती हैं। और ये तो अभी स्टार्टिंग है डीएनए के पोटेंशियल की। डीएनए के ऊपर लगातार रिसर्च चल रही है, तो कहाँ तक हमें ये फील्ड ओपन होगा वो भी देखने वाली बात होगी। ठीक है, क्लियर है? तो इसके बाद आपके डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन बिल 2019। देखो अभी ये बिल है। हम पॉलिटी में पढ़ते हैं दो चीजें, जब तक कोई चीज पास नहीं होती तब तक उसे बिल कहते हैं। जब तक कोई चीज पास नहीं होती उसे बिल कहते हैं। ठीक है, बिल का मतलब है यहाँ तो ये लोकसभा ने पास नहीं किया है, या राज्यसभा ने पास नहीं किया है, या दोनों ने नहीं किया, या अभी प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किया है। देखो किसी भी चीज को अगर कानून बनना है, कानून बनने से पहले उसे हमेशा बिल बोला जाता होता है। ठीक है, अभी ये कानून नहीं बना, अभी ये सिर्फ बिल लिखा हुआ है। जिस दिन लोकसभा इसे पास कर देगी, उसके बाद राज्यसभा पास कर देगी, उसके बाद प्रेसिडेंट भी साइन कर देगा, ये तीनों जगह पर टिक होने चाहिए, तब इसके पीछे यहाँ पे बिल की जगह लिखने लग जाएंगे हम एक्ट। और जब एक्ट आ जाता है, एक्ट का मतलब होता है कि ये लॉ इंप्लीमेंट करवा दिया गया है। ठीक है, तो ये है पूरा पूरा बिल और उसके बाद एक्ट। Bill provides for regulation of DNA technology for establishing identity of certain persons. Certain persons वही use of कहाँ किया जाएगा, इंडियन पीनल कोड इसके मुताबिक किया जाएगा, या सिविल मैटर्स में भी किया जा सकता है। ठीक है, जहाँ पे पेटर्निटी के सूट हों कि कहाँ पे, हाँ, लीनिएज ट्रैक करनी है तुमने। उसके बाद इंडिविजुअल की कभी आइडेंटिटी पता लगानी है, जैसे डेड बॉडीज या कुछ भी हो गया, उनका डीएनए स्टोर किया जाएगा ताकि आगे कभी कोई रिलेटिव का डीएनए मैच कर गया तो उन्हें वो डेड बॉडी हैंड ओवर किया जा सके। ठीक है,
यही चीज़ें हैं, कलेक्शन कैसे की जाएगी। कलेक्शन में बेसिकली ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि हर जगह रिटन कंसेंट चाहिए लोगों का। पर लेट्स सपोज तुम सस्पेक्ट हो या तुम विक्टिम हो या तुम इवन विक्टिम के रिलेटिव हो, उनका भी मतलब इवन रिलेटिव हो तुम किसी के, तुम्हारा तब भी डीएनए लिया जा सकता है, रिलेटिव ऑफ अ मिसिंग पर्सन। पर कहाँ तक रिलेटिव है ये डिफाइंड नहीं है। तो पर यहाँ इदा क्यों सर, क्राइम किसी ने ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਦਾ ਕਿਉਂ ਲੈਣਗੇ? क्राइम नहीं, मिसिंग पर्सन का रिलेटिव। ओके ओके सर। पर रिलेटिव किस लेवल तक तुम रिलेटिव वर्ड यूज कर सकते हो, उसकी डेफिनेशन ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेट्स सपोज ये रिलेटिव कोई भी है या विक्टिम हो गया या इवन क्रिमिनल है, लिखा तो हुआ है कि रिटन कंसेंट चाहिए, पर इसके लास्ट लाइन में ये भी लिखा है कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो ये कंसेंट को रिमूव कर सकता है, पुलिस को पूरी पावर दे सकता है कि कंसेंट लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली डीएनए टेस्टिंग के लिए जाओ, ठीक है, और इसका डेटा स्टोर करके रखो। फिर इनके लिए डीएनए डेटा बैंक बनाए जाएंगे, एक नेशनल लेवल पे, एक रीजनल लेवल पे। देखो फायदे भी हैं इस टेक्नोलॉजी के, पर दूसरी साइड पे नुकसान भी हैं, ठीक है। क्योंकि क्राइम सीन इंडेक्स भी बनेगा, क्राइम सीन पे लेट्स सपोज कोई क्लब में किसी का मर्डर हो गया, उस क्लब के अंदर अब जितने लोग प्रेजेंट थे उन सब का डीएनए ले लिया जाएगा। तो ऐसे पोटेंशियल बहुत हाई है धीरे धीरे करके इंडिया की पूरी पॉपुलेशन को डीएनए के अंडर ले आना। और इंडिया की पॉपुलेशन का डीएनए, तुम ये देखो कितनी सेंसिटिव चीज है। तुम एक्चुअली डीएनए से लोगों की ईटिंग हैबिट से लेके उनकी बीमारियों तक सब पता लगा सकते हो। और उसी मुताबिक अगर वो डेटा अब ये लगाओ कि सारा डेटा जो सेग्रीगेट किया पड़ा है वो किसी प्राइवेट सेक्टर के पास लग जाए, वो दे धड़ाधड़ अपने प्रोडक्ट्स बेचेंगे, ठीक है। किसी को स्किन केयर की अगर प्रॉब्लम्स हैं कि एक्ने हो जाते हैं या कुछ भी हैं, ठीक है, उनके डीएनए में वैसी प्रोफाइलिंग पक्का होगी, उन्हें एक्ने की ही एड्स शो होती रहेंगी, एक्ने के ही मैसेजेस आते रहेंगे, ठीक है, क्लियर स्किन ये वो उसके मैसेजेस आते रहेंगे। किसी को वेट गेन की प्रॉब्लम है उसे वेट लॉस के मैसेज आते रहेंगे। तो ये चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो फायदा भी है और नुकसान भी है, दोनों साइड है। फायदा ये है कि क्राइम्स थोड़ी जल्दी सॉल्व हो जाए करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यही पाया गया है कि जो क्रिमिनल्स हैं वो बार बार वही क्राइम करने की टेंडेंसी रखते हैं। ऐसा कोई क्रिमिनल नहीं हुआ जो अचानक ही अपना पाथ चेंज करके साफ रास्ते पे चलने का सोच लेता, मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही नहीं है, पर 90% क्रिमिनल्स क्रिमिनल फील्ड में ही रहते हैं, वो साफ फील्ड में वापस आते ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम इसके साथ हैं। तो यहाँ पे ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं आपको सारे के सारे रीड आउट करने हैं, ठीक है, और इन्हें याद रखना है। क्लियर। फिर लास्ट में स्टेट सर्विसेज का एक फैक्ट, लॉन्गेस्ट रिवर रोप इंडिया में लगाई गई है। मतलब रिवर रोप का मतलब है रिवर के क्रॉस जाने के लिए जो केबल कार होती है वो लगाई गई है। 1.82 किलोमीटर लॉन्ग है ये, तो खुद सोचो नदी कितनी चौड़ी होगी, ठीक है। बाई केबल पैसेंजर रोप है, यानी कि दो साइड, मतलब इधर से इधर भी पैसेंजर आ सकते हैं, पर साथ में इससे इस साइड भी जा रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि वन वे ही है एक साइड पे, दोनों साइड पे है। ब्रह्मपुत्रा की लगी है गुवाहाटी में, गुवाहाटी में लगी है ब्रह्मपुत्रा नदी के आसपास। पर ऐसा भी नहीं है कि सारा रास्ता ही तुम्हारा 1.82 किलोमीटर नदी का ही है। नदी ने बीच में बहुत सारे आइलैंड्स बनाए हुए हैं, तो ये आइलैंड्स के ऊपर से भी पास करती जाती है। उनमें से एक आइलैंड जो है वो है पीकॉक आइलैंड, जिसके ऊपर उमानंदा एक हाउसेस, उमानंदा टेम्पल है, शिवा टेम्पल है। तो तुम्हें एक तो ये भी पूछा जा सकता है उमानंदा टेम्पल कहाँ पड़ता है, गुवाहाटी में पड़ता है। दूसरा, लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे कहाँ है, वो भी गुवाहाटी में है। किस नदी के ऊपर है, ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर है। रिवर रोपवे कौन से आइलैंड को क्रॉस करती है, पीकॉक आइलैंड को, ठीक है। ये उसके नीचे यहाँ पे एक आइलैंड रह जाता है जहाँ पे पिलर लगे हुए हैं इसके, वो उमानंद है, ठीक है। दूसरा, अब तुमसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, लॉन्गेस्ट इंडिया का, ये लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे इंडिया लॉन्गेस्ट है,
लॉन्गेस्ट वर्ल्ड का पता नहीं है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं। लॉन्गेस्ट लैंड रोपवे कहाँ पे है? बहुत ही मशहूर जगह टूरिज्म की। लॉन्गेस्ट लैंड रोपवे कहाँ पे है? हिंट के तौर पे थोड़े साल पहले वहां पे एक एक्सीडेंट भी हुआ था, पेड़ गिर गए थे उस लाइन के ऊपर। गुलमर्ग। गुलमार्ग, बिल्कुल। दुनिया की सॉरी इंडिया की लॉन्गेस्ट लैंड रोप जो है वो है गुलमार्ग, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जिसे गंडोला कहते हैं वो नाम से। तो ये भी याद रखना, ये भी याद रखना। ये एडिशनल फैक्ट हो गया, वो करंट अफेयर हो गया। ठीक है, तो ये थे आपके करंट अफेयर्स। किसी में कोई डाउट? सर, हाँ जी। जो डीएनए वाला आपने बताया है वो और कोई कंट्री प्रैक्टिस कर रही है? हाँ जी, ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज ने इसे इनैक्ट किया, इवन यूएसए को इंक्लूड करके। मैंने सर शायद यूएसए में पढ़ा था, शायद अब थोड़ा टाइम हो गया, उसमें ये बताया गया था कि वो मतलब सभी का लेके डीएनए रख ले और डीएनए से उनको पहले से पता चल जाएगा कि कौन से बच्चे की जो एक्टिविटीज है वो क्रिमिनल रहने वाली हैं, तो उसको पहले से ही सुधारा जा, कुछ ऐसा किया जा सकता है। ये यूएसए तो मैंने नहीं रीड आउट किया। बच्चों का डीएनए लेते हैं वो क्रिमिनल्स का लेते हैं, मतलब बच्चों का किसी उन्होंने कोई ऐसी स्टडी कर रहे होंगे सैंपल स्टडी के थ्रू, डीएनए सैंपल्स के थ्रू, जहाँ पे ऐसी कोई स्टडी होती होगी। पर ये गवर्नमेंट नहीं कर रही है। गवर्नमेंट ऐसी चीजें करने पे आए ना यूएसए में तो बवाल उठ जाएगा। जितनी ज्यादा डेमोक्रेसी और तुम फ्रीडम ऑफ स्पीच देते हो ना, उतना ये चीजें ज्यादा बवाल क्रिएट करती हैं। तो ये नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे उन्होंने पास किया हुआ है, पर वैसे कंट्रोवर्शियल चीज है। सर अभी कहाँ पे है ये बिल, लोकसभा, राज्यसभा या प्रेसिडेंट के पास? ये इस टाइम क्या कहते हैं आपके लोकसभा में फंसा हुआ है, राज्यसभा के पास तो गया ही नहीं है। ठीक है, चाहे सरकार के पास वहां पे बहुत मेजोरिटी है, पर ऑपोजिशन बहुत ज्यादा हल्ला मचाता है जब ये बिल आता है वहां पे। सर कौन सी मेजोरिटी चाहिए इसमें? सिंपल, ऐसे तो बीजेपी के पास दोनों मेजोरिटीज हैं, राज्यसभा में भी सिंपल है और लोकसभा में भी सिंपल है। पर ये बिल कंट्रोवर्शियल बहुत है। देखो, 15 साल हो गए हैं। 15 साल का मतलब है बीजेपी की पिछली सरकार भी, उससे पहले कांग्रेस भी लगी हुई थी इसके अंदर ही। ठीक है, उन्हें भी 8 साल हो गए थे इसके अंदर। तो कोई भी सरकार इसे पास नहीं कर पा रही क्योंकि दूसरी पार्टीज बहुत ज्यादा रौला डालती हैं, हाउस को चलने ही नहीं देती। बिल तो दूर की बात है। ठीक है, और लोगों के अंदर बहुत सारे सस्पिशन है इसे लेके। तो जो आपके पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ग्रुप्स हैं वो बहुत ज्यादा नारे लगाते हैं कि ये ऐसा बिल क्यों लाया जा रहा है। ठीक है, तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स।